बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। ओमान तट के पास भारतीय चालक दल वाले वाणिज्यिक पोत पर हुए हमले को लेकर भारत ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। भारत ने नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास के प्रभारी अधिकारी को तलब कर अपनी चिंताएं व्यक्त की हैं। विदेश मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार अमेरिका मामलों के अतिरिक्त सचिव नागराज नायडू ने वरिष्ठ अमेरिकी राजनयिक जेसन मीक्स से मुलाकात कर घटना पर भारत का विरोध दर्ज कराया। यह कदम ओमान के निकट सेतेबेलो नामक वाणिज्यिक पोत पर हुए हमले के बाद उठाया गया है। पोत पर 24 भारतीय चालक दल के सदस्य सवार थे। विदेश मंत्रालय के अनुसार अब तक 21 भारतीयों को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि 3 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं और उनकी तलाश जारी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने हमले की निंदा करते हुए कहा कि पश्चिम एशिया क्षेत्र में वाणिज्यिक नौवहन और नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने वाली घटनाएं गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्रों और समुद्री मार्गों में सुरक्षित और निर्बाध नौवहन सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। बात करेंगे अमेरिका ईरान युद्ध की, और जो कि फिर से भड़क रहा है क्योंकि अमेरिकी सेना ने ईरान में कई ठिकानों पर रातों रात हमलों कर नया दौर शुरू कर दिया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ये हमले ईरान के लगातार जारी आक्रामकता के जवाब में किए गए हैं। यह कार्रवाई राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस चेतावनी के कुछ घंटों बाद हुई है जिसमें कहा गया था कि शांति समझौता न होने पर ईरान पर बहुत कड़े हमले किए जाएंगे। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया है कि गुप्त सैन्य अभियान के तहत 10 करोड़ बैरल तेल ले जा रहे जहाजों को हॉर्मुज जलसंधि से सुरक्षित निकाला गया है। तो हमलों का नया दौर यहां से शुरू होता हुआ नजर आ रहा है, यानी अमेरिका ईरान एक बार फिर आमने सामने है। और ग्राफिक्स के जरिए आप देख रहे हैं कि किस तरीके से अमेरिका ने एक बार फिर ईरान को चेतावनी दी है और हमलों की कार्रवाई एक बार फिर से शुरू होती हुई नजर आ रही है। ईरान के ऊपर उड़ान भर रहे अमेरिकी विमान, और अमेरिका कहना है कि ये सब सेल्फ डिफेंस के लिए किया जा रहा है। आगे हमले का विकल्प खुला है। वहीं ईरानी मीडिया के मुताबिक दक्षिणी ईरान के सीरीक, कंगन, बंदर अब्बास और मीनाब शहरों में धमाकों की खबरें आई हैं। जवाब में ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट बंद करने का ऐलान किया है। ईरान की शीर्ष सैन्य कमान ने चेतावनी दी है कि हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की कोशिश करने वाले किसी भी जहाज पर गोलीबारी की जाएगी। ईरान ने आरोप लगाया है कि अमेरिकी हमलों में 10 गांवों को पेयजल आपूर्ति करने वाले जलाशयों को निशाना बनाया गया है, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ने ईरान को धमकी भरे अंदाज में कहा है कि अमेरिका ईरान पर कड़ी कार्रवाई करेगा और उसके मुख्य ठिकानों पर बमबारी करेगा। As you know, we're not in the business of revealing what we're going to do or not going to do, but ultimately what we do tonight are going to advance our military interests and also enhance our diplomatic position. Because again, President Trump, he's willing to go back and fight as necessary, but has given Iran an open hand to make this deal. And again, so we're in lockstep with the White House, in lockstep with the negotiating team to make sure we set the conditions, and the targets tonight are meant to do that. डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने कहा है कि महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे लोगों की लाइफलाइन होती है। परिवहन नेटवर्क से लेकर बिजली, पानी और उद्योगों को निशाना बनाने की धमकियां ताकत का प्रदर्शन नहीं, बल्कि किसी देश के दृढ़ संकल्प के सामने हताशा की निशानी है। ईरान अपने विशेषज्ञों की जानकारी और क्षमताओं, राष्ट्रीय एकता और एकजुटता के दम पर किसी की दबाव या धमकी का डटकर सामना करेगा। तो ट्रंप की धमकी पर ईरान का पलटवार आता हुआ नजर आ रहा है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने साफ तौर पर कहा है कि अगर हमले किए गए तो ईरान भी उसका जवाब देगा। ईरान अमेरिका संघर्ष में तनाव बढ़ता ही जा रहा है, जिससे ईरान की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। दरअसल 22 से ज्यादा देश ईरान के खिलाफ आ चुके हैं और इन देशों में अमेरिका, ब्रिटेन प्रमुख है। 22 देशों ने ईरान पर आरोप लगाया है कि वह विदेशों में रहने वाले लोगों को धमकाने, अपहरण करने और हमलों की साजिश रचने में शामिल हैं। और इन लोगों में भी यहूदी, पत्रकार और ईरानी विरोधी लोग प्रमुख रूप से शामिल हैं। इन देशों ने संयुक्त बयान में इन गतिविधियों को तुरंत रोकने की मांग की है और नागरिक सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया है। आरोप ईरान की IRGC, कुदस फोर्स और खुफिया एजेंसियों पर है।
तो इस समय ईरान कहीं ना कहीं मुश्किल में पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 22 देश इस समय ईरान का खुलकर उसके खिलाफ बोल रहे हैं। ईरानी विरोधियों को धमकाने और किडनैपिंग का आरोप है। रेवोल्यूशनरी गार्ड्स और कुछ फोर्स की भी निंदा यहाँ की जा रही है इन 22 देशों की तरफ से। और ईरान के खिलाफ ये जो 22 देशों की गुटबंदी सामने आई है, उसमें कुछ ये देश शामिल हैं, जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, ब्रिटेन, अल्बानिया और साथ ही साथ कनाडा, चेक गणराज्य, डेनमार्क, एस्टोनिया, फ्रांस, फिनलैंड, जर्मनी, आयरलैंड, लातविया, लिथुआनिया, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, उत्तर मैसेडोनिया, नॉर्वे, पुर्तगाल और स्वीडन, यानी 22 देशों की गुटबंदी यहाँ ईरान के खिलाफ साफ तौर पर नजर आ रही है। और इस समय हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़ गए, ज्यादा जानकारी उनसे ले लेते हैं। अखिलेश, यहाँ एक बार फिर से अमेरिका ईरान आमने सामने नजर आ रहा है। अमेरिका ने धमकी दी है, साथ ही हम लोग की भी जानकारी यहाँ आती हुई सामने आ रही है। ईरान ने फिर कहा कि हम हॉर्मुज को बंद कर रहे हैं। ऐसे में हालात यहाँ और कितने बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ बात मध्यस्थता की हो रही थी, वार्ता की हो रही थी, प्रस्तावों की हो रही थी, क्या फिर से वो सब विफल होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, निश्चित तौर पे जो सबसे अहम बात है कि ईरान ने फिर से हॉर्मुज को बंद करने की बात कही है। अभी तक ईरान ये कह रहा था कि कोऑर्डिनेटेड तरीके से वहां से कोई भी जहाज गुजर सकता है। मतलब कि वो ईरान ने अपनी तरफ से जहाजों को आने जाने की छूट दी थी, अगर उनके साथ कोऑर्डिनेशन हो, ताकि सुरक्षा को कोई खतरा नहीं हो। अमेरिका ने भी कहा था कि जो भी जहाज वहां से जाए, केवल ईरानी पोर्ट से आने जाने वाले जहाजों को रोका जाएगा और जो अन्य जहाज है वो कोऑर्डिनेट करके जा सकते हैं। अब जो स्थिति बनी है कि अब स्थिति यह है कि ईरान ने जब घोषणा कर दी है कि हॉर्मुज स्ट्रेट से को पूरी तरह से बंद किया गया है, इसका मतलब यह है कि हॉर्मुज स्ट्रेट से अब कोई जहाज आ जा नहीं पाएगा। तो निश्चित तौर पे एक बड़े खतरे की एक घंटी है, क्योंकि देखिए यह भी लग रहा था कि धीरे धीरे करके जो भी है, कुछ जहाज जो वहां फंसे हुए हैं वो जहाज वहां से निकल जाएंगे, लेकिन अब वो जहाज नहीं निकल पाएंगे। और वहां उन जहाजों पे जो लोग हैं, जो बड़ी संख्या में उन जहाजों पे भारतीय लोग भी हैं, जो कि एक स्किल्ड के रूप में वहाँ काम करते हैं, और उनमें भारत के लोगों की संख्या काफ़ी है जो उन जहाज़ों में मौजूद है। तो निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ी चिंता का कारण है भारत के लिए भी। और इधर अमेरिका ने भी जो 2 जहाज़ों पे हमला किया, उन जहाज़ों में भी भारतीय लोग थे, जिनको कि हालांकि निकाला गया है। 3 अभी भी मिसिंग है, 3 का पता नहीं चल पा रहा है। और भारत ने इस बात पे अमेरिका के जो चार्ली अफेयर है उनको बुलाकर समन भी किया है। तो देखिए, दुनिया में सभी देश जो हैं इस बात को लेकर संवेदनशील हो गए हैं और काफी सक्रियता बढ़ी है। आईएईए ने अपनी सक्रियता बढ़ाई और आईएईए ने कहा है कि 60% से अधिक संवर्धित यूरेनियम केवल उन्हीं देशों के पास होता है जिन्हें परमाणु हथियार बनाना होता है। और ईरान अगर 60% तक संवर्धित कर चुका है, इसका मतलब यह है कि उसकी नीयत पर संदेह है। और आईएईए ने अभी कहा है कि ईरान ने 1 साल तक कोई एक्सेस नहीं दिया आईएईए को ईरान में जाने के लिए, कि वो क्या कर रहा है, कहाँ अपने संवर्धित यूरेनियम को रख रहा है, वहाँ उनके न्यूक्लियर पावर प्लांट अगर जिसको कहते हैं वो कहाँ है, किस तरीके से है। तो इन सारी चीजों को लेकर आईएईए ने भी गहरी चेतावनी दी है। तो अब स्थिति यह है कि परसों जो है फ्रांस की तरफ से एक बयान आया था, जो फ्रांस, अमेरिका, यूके और कुछ अरब देश मिलकर, कुछ यूरोप के देश मिलकर, और अभी जो 22 उनकी संख्या हो गई, बयान दिया था उन्होंने कि ईरान को जल्द से जल्द अपने परमाणु जो इरादे हैं उसे बताना चाहिए और उस पर रोक लगानी चाहिए। उधर कल डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जो है ईरान भले ही कह रहा हो कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, लेकिन उसे लिखित तौर पे देना पड़ेगा। मतलब यह कि निगोशिएशन में, एग्रीमेंट में उसके बारे में साफ साफ कहना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पे एक नई स्थिति बन रही है। और जब अमेरिका ने हमले की घोषणा कर दी है तो निश्चित तौर पे अब कह सकते हैं कि टकराव और आगे बढ़ गया। जी, यानी कि जिस संघर्ष विराम की बात हो रही थी, जिस अस्थायी संघर्ष विराम पर दोनों सहमत हुए थे, उसके बाद वार्ताओं का दौर भी शुरू हो गया था। एक दूसरे की तरफ से प्रस्ताव भी जारी हो रहे थे, मध्यस्थता भी यहाँ करता हुआ कतर नजर आ रहा था। और अब स्थिति कहीं ना कहीं एक बार फिर गंभीर होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ईरान की तरफ से भी पलटवार हुआ है। हालांकि 22 देशों की गुटबंदी नजर आ रही है, लेकिन ईरान अपने आप को कम आंकता हुआ नजर नहीं आ रहा। वो फिर कह रहा है कि मैं ताकतवर हूं और मुझ पर हमले किए तो उसका जवाबी कार्रवाई होगी।
निश्चित तौर पे देखिए ईरान जो है हर हमले का जवाब देता है और 18 जगहों पे ईरान ने भी हमले किए हैं जो अमेरिकी बेस है। तो आप समझ सकते हैं कि पिछले 3 दिनों के अंदर अगर समझे कि कुवैत हो, जॉर्डन हो, बहरीन हो, 3 जगहों पे उन्होंने हमले किए हैं। तो यह एक महत्वपूर्ण बात है कि ईरान भी पीछे नहीं हटना चाह रहा है। ईरान भी चाह रहा है कि सम्मानजनक समझौता हो तो उसके पहले कुछ जो ईरान की शर्तें हैं उन ईरान की शर्तों को माना जाए, जिसमें कि एक डिफ्रीज करने का है कि उनके जितनी संपत्तियां हैं वो 22 बिलियन डॉलर से ज़्यादा की संपत्तियां हैं उसे अमेरिका जो है उसको डिफ्रीज करे, उसे खोले ईरान के लिए। उसके अलावा ईरान का यह भी कहना है कि ब्लॉकेट बंद करे अमेरिका। और लेकिन अमेरिका का कहना है कि सबसे पहले आपको परमाणु मसले पर साइन करना पड़ेगा, उसके बाद पूरे जो भी कहेंगे उसके पर समझौता हो सकता है। जो कहा जाता है कि 1% मसले पर ही मतभेद है, तो वो 1% मसला सिर्फ यही है कि डिफ्रीज करने की बात ईरानियन एसेट को, और दूसरी बात अमेरिका का यह कहना कि आप पूरा परमाणु जो हथियार है उसके जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट है उस पर पूरा विराम लगाइए और जो न्यूक्लियर मटेरियल है उस न्यूक्लियर मटेरियल को सौंपिए, अमेरिका को सौंपिए। तो इसी बात पर बात फंसी हुई है जिस पर कि ईरान मानने को तैयार नहीं है और अमेरिका भी इस पर कड़ा रुख अपनाए हुए है। कोई मध्यस्थ इसमें काम नहीं कर रहा है। भावना में बताऊं कि मध्यस्थता बस नाम मात्र की है, संदेशों का आदान प्रदान होता है। और जिस तरह के मध्यस्थ अभी हैं जिनकी खुद ही जो आतंकवाद के प्रति उनकी जो ट्रैक रिकॉर्ड है पूरी दुनिया में पता है कि वो किस तरह से दुनिया के देशों को ब्लैकमेल करके अपना हित साधते हैं और अपने देश का नहीं बल्कि अपने कुछ आकाओं का हित साधते हैं। तो ऐसे मध्यस्थ से कोई आशा भी नहीं की जा रही थी शुरू से भी, और अब नतीजा साफ साफ आ रहा है कि इसकी मध्यस्थता का कोई मतलब नहीं है। अब ये समझौता कहीं जा नहीं रहा है, दोनों देश अपनी अपनी जिद में संयुक्त राष्ट्र ने भी चिंता व्यक्त की है, कहा है कि स्थिति गंभीर होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में अखिलेश अब क्या अंदाजा लगाया जाए, कहाँ ये युद्ध अब जाता हुआ नजर आ रहा है? क्या स्थिति अब और संवेदनशील है पहले के मुकाबले? जब 28 फरवरी को ये शुरू हुआ था उसके बाद हमने तमाम तरीके से देखा कि कैसे दूसरे देशों पर इसका असर पड़ा। पश्चिम एशिया में एक संकट गहराया, मिडल ईस्ट में संकट गहराया, और अब आज जिस तरीके से आज हॉर्मूज को बंद करने की बात की है ईरान ने, एक बार फिर से कच्चे तेलों के दाम बढ़ गए हैं। अब क्या लग रहा है, स्थिति किस तरीके से नाजुक बनी हुई है? देखिए स्थिति नाजुक लगातार होती जा रही है क्योंकि दुनिया के अधिकांश देश जो हैं वो इस इलाके से जो वेस्ट एशिया कहते हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जिनका तेल जाता है, इनका गैस आता है, उसके अलावा बहुत सारे सामान का आयात निर्यात होता है, तो वो पूरी तरह क्लोज है। लेकिन देखिए भावना, अमेरिका को इस बात की आदत लगी है, पहले भी देखे हैं कि अफगानिस्तान में तकरीबन वो 20 साल तक लड़ता रहा अमेरिका। तालिबान को पहले हटाया, फिर लड़ाई चलती रही, तालिबान फिर दोबारा में सत्ता आया, उसके बाद अमेरिका के सैनिक वहाँ से निकले। वियतनाम में भी अमेरिका ने काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ी। आप देखे हैं कि इराक में अमेरिका ने काफी लंबी लड़ाई लड़ी, तो अभी तो कह सकते हैं कि ये मात्र 100 दिनों की लड़ाई अमेरिका ने अभी लड़ी है। इसलिए मुझे लगता है कि अमेरिका ने फिर से अपनी रणनीति को रिकैलिब्रेट किया है और जो एक मैसेजिंग ये जा रहा था कि ईरान जो है काफी मजबूत स्थिति में है और अमेरिका हार मानने की स्थिति में है, अमेरिका चाहता है किसी न किसी तरीके से समझौता हो जाए किसी भी तरीके से। तो यह जो फेस सेविंग की बात तो पूरी दुनिया के मीडिया में चल रही थी, तो अब मुझे लगता है कि अमेरिका ने इस स्थिति को भांप लिया है और इसके बाद उसने कड़ा रुख अपना लिया है। अमेरिका में जो बार बार ऐसी स्थितियां आती हैं कि रेटिंग घट जाता है किसी राष्ट्रपति का, तो उससे भी राष्ट्रपति चिंतित हो जाते हैं। तो इन सारी स्थितियों को देखकर लग रहा है भावना कि ये लड़ाई जो है अभी और लंबी चलेगी, बशर्ते कि ईरान पर कोई इस तरीके का चलिए युद्ध पर कोई विराम लगता हुआ अभी फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन स्थिति जरूर संवेदनशील हो गई है ईरान अमेरिका के बीच। इसमें इजराइल का क्या रुख होगा ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होने वाला है। अखिलेश, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।